अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन नाज़रीन इकराम, आइए आज हम फिर एक बार अपने इस मौजू पर जो पिछले सिलसिले में चल रहा है वो है कसरों का सिलसिला। इस सिलसिले को हम जारी रखते हुए आज फिर उसी मौजू पर हम गुफ्तगू और उसके मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करें। पहले गुफ्तगू करें, उसके बाद जानकारी हासिल करें। आप तमाम से फिर एक बार मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग ख़ास करके प्राइमरी के असातिज़ा इकराम और तमाम मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत सारों को, मैं जब जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ आप लोगों को ख़ुद जो है मैं वहाँ पे मौजूद रहकर सब्सक्राइब करा रहा हूँ। आप कुछ नहीं, वहाँ पे जो आप जब मेरा वीडियो देखते हैं वहाँ पर एक बेल की घंटी का निशान है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उस पर आप प्रेस कीजिएगा। आपको क्या आएगा, वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, आल, पर्सनलाइज, नन बोलकर। आपको आल पर अगर क्लिक कर दिए तो समझो कि जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पर, लर्न इजी मैथ्स चैनल पर, आपको तमाम के तमाम वहाँ पे दस्तयाब और अवेलेबल होंगे। आइए मैं कसरों के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। कसरों की अक़साम क्या हैं, कसरों की जमा। पिछले हमारे वीडियो में कसरों की जमा के मुताल्लिक़ हमने गुफ्तगू की। वो क्या क्या तरीक़ा था। तरीक़ा नंबर 1 के तिरछी ज़रब के ज़रिए, तरीक़ा नंबर 2 फिर ज़ोज़ा फ़िक़ुल के ज़रिए, और तरीक़ा नंबर 3 मादल कसरों को जमा करने के ज़रिए। आइए आज हम कसरों की तफ़रीक़ को जानें। कसरों की तफरीक, जिस तरीके से जमा उसी तरीके से तफरीक। किसी भी 2 कसर को बआसानी से हम तफरीक कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पर 3/8 माइनस 4/8। कसरों की जमा में भी मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि अगर एकसा नसबनुमा हो तो उसको बराह रास्त शुमार कुनंदा को जमा कर सकते हैं। नसबनुमा एकसा हो, जो नीचे वाला हिस्सा कसर का नसबनुमा कहलाता है, फिर से यादे के तौर पर आपको बताते चलो, और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, शुमार कुनंदा। Lower part of the fraction is numerator, the upper part of the fraction is called denominator. Correct? नहीं, बिल्कुल गलत। The upper part of the fraction is called numerator and the lower part is called denominator. आप इसको बगौर ध्यान रखिए। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि एक्सा डिनोमिनेटर या एक्सा नसब नुमा है या नहीं। देखिए यहाँ पर एक्सा नसब नुमा है, इसके निचले हिस्से में भी 8, इसके निचले हिस्से में भी 8, तो सिर्फ 8 लिख लीजिएगा। और ऊपर वाले जो नसब नुमा है, ऊपर वाले जो शुमार कुनिंदा है यानी न्यूमरेटर पार्ट है, आप उसको बराह रास्त जो उसका अमल है उससे कीजिए। 3 माइनस 4 बड़ा है, 3 छोटा है, लेकिन वो मनफी अलामत रखता है। जब 4 से 3 निकल गया, -1/8। ये क्या है, कसर की तफरीक है। इसी तरीके से आप एक और एक्सा नसबनुमा रखने वाले कसरों को लीजिएगा। 5/16 -3/16। ठीक है। अब यहाँ पर नसबनुमा एक्सा है, सेम है, तो उस एक्सा नसबनुमा को लिख लीजिएगा और बराह रास्त डायरेक्टली आप इसको अमल में लाइएगा। 5 - 3 2/16। अगर इसको मुख्तसर हालत में लाए तो 1/8 होगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 शुमार कुनिंदा, 8 नसबनुमा, 1 न्यूमरेटर और 8 डिनोमिनेटर। ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम कुछ और मिसालों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, अब तो ये जो भी हम यहाँ पे तफरीक किए, ये तमाम के तमाम क्या थे, एक्सा नसबनुमा, सेम डिनोमिनेटर। अब मुख्तलिफ नसबनुमा को लेकर हम तफरीक का अमल करेंगे।
देखिए यहाँ पर 6/8 माइनस 3/16, यहाँ पे नसब नुमा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले इसको क्या करो, तिरछी ज़रब दे लो, फिर उसके बाद उसके नसब नुमा को सीधी ज़रब कर लो। 6 ज़रब 16 माइनस 8 ज़रब 3, 6 से 16 की तिरछी ज़रब, 8 से 3 की तिरछी ज़रब और 8 से 16 को फिर एक बार सीधे तरीके से ज़रब कर दिए। अब 16 छिके 96, 8 तिरिक 24, 16 अट्ठे 128, ठीक है। 96 से अगर हम 24 को तकसीम करें तो 72/128 इसका जो है हासिल हमें मिला तफरीक करने पर। ये कौन सी तफरीक है? ये तफरीक उन कसरों की है जिनके नसब नुमा मुख्तलिफ हो, गैर एकसां हो। This is the difference or the subtraction of the fraction whose denominators are different or unlike. चलिए एक और मिसाल ले लें। 9/7 माइनस 8/21। तो अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके को अमल में लाते हुए तिरछी ज़रब कर लें। 9 ज़रब 21 माइनस 7 ज़रब 8 बटा 7 ज़रब 21। पहले इसको तिरछे तरीके से ज़रब दे लें, फिर उसके नसब नुमा को सीधे में ज़रब करके लिखें। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 7 अठे 56 बटे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सो क्या हुआ यहाँ पे 189 माइनस 56/147। तो चलो इसका निकालने से तफरीक करने से क्या, 9 से 6 गया 3, 18 से 5 गया 13, 13/147। तो ये है कसरों की तफरीक जो मुख्तलिफ नसब नुमा रखते हो या मुख्तलिफ उसके नसब नुमा पाए जाते हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब क्या करें हम, ये जो बराह रास्त तिरछी ज़रब का जो हम अमल ला रहे हैं ना, आप इसको एक याद रखें, चंद तरीके, चंद मेथड्स जो है कंडीशनल होते हैं, यानी मशरूती होते हैं। जैसे कि वो शर्त के बिना पर, जैसे कि अभी हमें तिरछी ज़रब का यहाँ जो अमल लाए, इसके लिए एक शर्त क्या है, ये अमल उसी वक्त कारगर साबित हो सकता है, उसी वक्त इसका सही तरीक़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गरचे ये 2 कसरों की जमा या 2 कसरों की तफरीक हो। अब फ़र्ज़ करो कि 2 से ज़्यादा कसरें जिसको जमा भी करना है, तफरीक भी करना है, या हमा वक्त एक साथ जमा भी तफरीक भी मौजूद हो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तरीक़ा एक ही है, वो तरीक़ा है ज़ोज़ाफ़े खुल का, याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम उस तरीक़े को भी अपनाएं, देखेंगे कैसे है बोलकर। अब यहाँ पर मैं पिछले मेरे वीडियो के अंदर आपको बताया कि 2 कसरों की जमा मुख्तलिफ तरीक़ों से, आज हम 2 कसरों की तफरीक भी मुख्तलिफ तरीके से देख चुके हैं। अब अगले हिस्से में हम कसरों की जमा तफरीक जो है कितने 2 से ज़्यादा कसरें हो तो उसको कैसे, और 2 से ज़्यादा कसरें वो भी मुख्तलिफ अलामतें, वो मुस्बत भी रखते हो और मनफी भी रखते हो। आइए देखें, 3/7 जमा 2/6 माइनस 4/5। चलिए यहाँ पर क्या है, 3 कसरें मौजूद हैं और 2 अलामतों के साथ। पहले 2 कसर की जमा है, फिर आखिरी कसर तफरीक है। इसके लिए वो तिरछी ज़रब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 2 कसरों के लिए आसान है। यहाँ पर हमें वही तरीक़ा जाना है जो बिल्कुल मियारी तरीक़ा, द ओनली स्टैंडर्ड मेथड, वो क्या है, ज़ोज़ाफ़िकुल यानी एलसीएम का मेथड। ज़ोज़ाफ़िकुल किसका लिया जाता है? कसरों में ज़ोज़ाफ़िकुल को अगर निकालना है, अगर दरियाफ्त करना है, तो उसके नसब नुमा के आदात को चुनना है। इसके नसब नुमा के क्या क्या है, 7 है, 6 है और 5 है। चलो 7, 6 और 5 इसको तक़सीमी तरीके से तक़सीम करो।
دیکھیں 7 एकम 7, 6 اور 5 تو نہیں, پھر اسے مختلف 2 3 6 5 ایسے ہی 3 एकम 3 5 اور 5 एकम 5. جو عدد تقسیم ہوتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہوئے اور جو بقیہ عدد کو ہم اگلی تقسیم کے لیے اسے ہم ڈالتے جائیں گے. آئیے اب دیکھیں تو ضرب کیا ہے. 7 एकम 6 اور 5 2 3 5 3 एकम 5 5 एकम. ان تمام جو اجزاء ضربی ہے اس کو ضرب دے لو. 1 ضرب 5 5 5 ضرب 3 15 15 दूनी 30 30 सते 210. जोज़ा फ़िक़ुल क्या है 210. اب ہم جو پچھلا میرے ویڈیو کے اندر جو طریقہ نمبر 2 بتایا تھا ہم اس کو یہاں پھر عمل میں لائیں گے. پہلی کسر ایسے ہی لکھو اور زوزہ فعل سے ضرب دو. دوسری کسر ایسے ہی لکھو پھر زوزہ فعل سے ضرب دو. اور جو تیسری کسر ایسے ہی لکھ کر زوزہ فعل سے ضرب دے لیں. تو دیکھیں پہلی کسر کو لکھنے کے بعد زوزہ فعل کو ہم ضرب دیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ نصب نما 7 ہے اور اس کو 210 سے ضرب کیا گیا ہے. 7 एकम 7 7 تیریک 21 اور صفر کا صفر. تو 7 210 کو 30 مرتبہ تقسیم کر چکا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب اس کو دیکھیں ہم. 6 एकम 6 6 تیریک 18 21 ہے. 18 سے تقسیم ہو کر نکل گیا تو بچا کیا ہے 3. تو 6 पंजे 30. تو 6 210 کو 35 مرتبہ تقسیم کر چکا ہے. آئیے اگلے حصے پہ. 5 एकम 5 5 چوک 20 5 दूनी 10. تو یہاں پر 5 210 کو 42 مرتبہ کاٹ چکا ہے یا تقسیم کیا ہے. اب اس کے بعد ہر دو عدد کی جو ضرب ہے یہ نصب یہ جو ہے شمار نصب نما اور یہ جو ہے اس کی جو تقسیمی عدد ہے یہ جو معذرت چاہتا ہوں یہ شمار کنندہ اور یہ جو ضرب ہے اور یہ شمار کنندہ اور یہ ضرب ہے اور یہ شمار کنندہ. 30 یا 90 جمع 35 दूनी 70 اور 42 ضرب 4 168. یہ 2 میں جمع ہے اور یہ کیا ہے اس کے اندر تفریق ہے اور زوزہ فعل 210. تو اب اس کے اگلا حصہ کیا ہے جو 2 مثبت ہے اس کو جمع کر لو. کیا آیا 160 اور اس میں سے 168 نکلا بٹے 210. آخر میں 160 سے 168 نہیں جاتا 168 سے نکل گیا 160 تو اس کی بڑے عدد کی علامت مائنس ہے. -8 بٹے 210. یہاں پر ہر شمار کنندہ کو ضرب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو جمع ہے جمع کریں اور جو تفریق ہے اس میں نکالیں. اس طریقے سے ہم مختلف علامتیں رکھنے والے کسروں کو ایک ساتھ ہمہ وقت ہم جمع بھی کر سکتے ہیں تفریق بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم بآسانی سے اس کو عمل میں لا سکتے ہیں. اب رہا سوال کہ ہم یہ جو زوزہ فعل کا طریقہ ہے اس کو کیسے اور آسان بنائیں. بہت سا آسان میرے خیال سے یہ جو میں بتایا ہوں ہر ایک کسر چن لو اس کے نصب نما سے اس زوزہ فعل کو تقسیم کرتے جاؤ پھر اس کے بعد شمار کنندہ سے ضرب دے لو اور جمع کرو تفریق کرو جب جا کر تمہیں اس کا جواب آسانی سے حاصل ہوگا. آئیے آج پھر ایک نقطے پر میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. وہ کیا ہے دیکھیے یہ جو کسریں ہیں خاص کر طلباء کو سمجھانے کے لیے کسروں کو مثالیں اس کی جو ہے چارٹس اور اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں پریکٹیکل ورک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. یہ بہت ہی اہمیت کا حائل ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے بچوں کو آسانی سے سمجھائیں. دیکھیں میں یہاں پر ایک دائرہ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے ایک دائرہ لے لیا اس دائرے کے 4 مساوی حصوں کو میں تقسیم کیا. کسر وہی ہے جو مساوی حصوں میں تقسیم ہو. غیر مساوی حصوں کے تقسیم والی شے یا اشیاء کو کسر میں نہیں لیا جا سکتا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے
اب یہاں پہ 4 برابر مساوی حصوں میں تقسیم ہوا، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ۔ چلو ان 4 حصوں میں میں 2 حصوں کو کچھ نقش کے ذریعے یا کچھ لکیروں کے ذریعے پر کرتا ہوں، یعنی اس کو 2 میں ایسا چن لیا، سمجھے، پہلا حصہ اور تیسرا حصہ۔ کل حصے کتنے ہیں؟ 4۔ اس میں جو نقش یا لکیریں ڈالا گیا ہے، لکیروں کو لکھا گیا ہے، وہ کتنے حصے ہیں؟ 2۔ ٹھیک ہے، تو کل حصوں میں 4، اس میں سے 2 کو منتخب یا چنا گیا ہے، وہ بھی کس لحاظ سے کہ وہ جو بھرے ہوئے ہیں، لکیروں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان 2 حصوں کو ہم نے چنا۔ اچھا چلیے، اور جو خالی حصے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کل کتنے حصوں میں؟ 4 میں۔ تو اب دیکھو یہاں پہ یکساں کسر ہو گیا نہیں، یہاں پہ یہاں نصب نما کیا ہے؟ یکساں ہے، 4 4 اور 2 جمع 2 کیا ہوا؟ 4، 4/4 1۔ تو کل سالم کیا ہوا؟ ایک دائرہ حاصل ہو گیا، اس میں 2 بھرے ہوئے ہیں رنگوں سے اور 2 خالی چھٹے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اس کی مثال بھی بچوں کو بآسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ اب یہ معاملہ معلوم ہو گیا کہ جو ہے بآسانی سے 2/4 واجب ہے، کسر واجب ہے، یہ 2/4 کسر واجب ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کسر غیر واجب میں ہم اس کی تعریف کریں، جیسے کہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، کسر غیر واجب وہ کسر ہے جس کا نصب نما اس کے شمار کنندہ سے چھوٹا ہوتا ہے، whose denominator is less than its numerator۔ آئیے اس کو ہم شکل کے ذریعے یا اس کی جو ہے ہم چارٹ کے ذریعے کس طریقے سے اپنے طلباء کو سمجھائیں۔ دیکھیں اس کی ایک مثال لیتا ہوں میں یہاں پر، 9/4 ٹھیک ہے، 4 کل حصے، اس میں سے 9 چنا گیا ہے۔ عجیب سا لگتا نا، اگر کسر واجب ہے 4/9 سمجھ میں آئے گا، بچوں کو بھی بآسانی سے 9 مساوی حصوں میں سے 4 چن لیے۔ اب یہاں 4 مساوی حصوں میں سے 9 پہ جو ہے یہاں پہ جو دکھایا گیا ہے، کیسے کریں؟ آئیے اس کو بالکل آسان سے سمجھیں۔ دیکھیے 4 ہے نا، یہ ہے نا 4 لکھ لیے، پھر اس کے اوپر مساوی 4 لکھو، ٹھیک ہے، 4 ہو گیا، پھر جمع یہ 4 ہے، پھر اس کے اوپر مساوی 4 لکھو، 4 ہو گیا۔ اب آپ سب سے پہلے اوپر والے حصے کا دھیان کریں جو نصب نما ہے، یہ 4 اور یہ 4 کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا، کتنے ہیں؟ 9 ہے، تو پہلے 4 اور جو نصب نما میں لکھتے ہیں شمار کنندہ کو بھی 4 لکھو، تو کتنا بچا؟ یہاں پہ 5 بچا، پھر 4/4 اور کتنا بچا؟ 1/4، ٹھیک ہے۔ تو 9 کو 4 کل سالم اور ایک 4 کل سالم اور ایک 4 میں ایک حصہ چنا گیا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے لکھیں؟ 4/4 1، 4/4 1 اور 1/4، اور ایک میں ایک کیا ہے؟ 2 صحیح 1/4، یعنی 2 سالم پورے 4 کے 4 2 حصوں کو انتخاب یا منتخب کر کے 1/4 کو لیا گیا ہے۔ آئیے اب یہاں ہم اسی طریقے سے لکھیں، دیکھیے یہاں پہ میں ایسا لکھتا ہوں، اس کو ایک مستطیل لو، اس کے 4 حصوں کو بانٹو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو رنگین کرے، یہاں میں سفید چاک پیس ہے اس لیے میں رنگین زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن اس کو رنگین کریں تو کتنا ہوا؟ 4 حصے، 4 کو بھی 4 میں اس کو پر کیے ہیں، فل کیے ہیں۔ اور دوسرا 4/4 4/4 اس کو بھی ایسے ہی لے لو، اور اس کو لینے کے بعد اس کو بھی 4 حصوں میں بانٹ لو، اور اس کے بھی 4 حصوں کو آپ پر کر لو، یعنی اس کو فل کرو لائنز کے ساتھ۔ تو یہ بھی کیا ہوگا؟ 4/4 4 حصے ہیں، 4 کو 4 بھی بھرا گیا ہے یا پر کیا گیا ہے، یہاں بھی 4 حصے ہیں، 4 کو 4 بھی یہاں پہ کیا۔ اب یہاں پر بھی پھر 4 حصوں کو لینا ہے، دیکھیے گا
कुल 4 हिस्सों को लेना है। यहाँ पर 4 हिस्सों को लेकर यहाँ पे कितने हैं, एक ही हिस्से को जो है इस्तेमाल में लाया गया है। आया समझ में? अब इसको हम 1/4 कहेंगे, इसकी जमा इसकी जमा 4/4 जमा 4/4 जमा 1/4। अब देखिए सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या है, हर एक एक सालिम हिस्से के 4 हिस्सों को किया गया है, तो उसमें 4 को 4 जो है यहाँ पे पुर किया गया है। देखिए 9/4 का मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये 9 है ना, ये 9 क्या है, मसावी हिस्सों को पुर किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है नहीं, ये 9 क्या है, हर एक मसावी हिस्सों को चुनकर लिया गया है। ये 4 के 4 पूरे आ गए, ये 4 का 4 पूरा आ गया, 8 हो गया, और ये 4 में सिर्फ 1 चुना गया है, 8 + 1 क्या है, 9/4। 4 4 4 मसावी हिस्से, और उसमें कुल जुमला पुर किए गए या रंग भरा हुआ या उसको फिल किया गया हिस्सा क्या है, वो 9 है। लेकिन हर एक में 4 है, इसीलिए 4 जो है उसके नसब नुमा को बताता है, और 9 क्या है, उसके शुमार कुनुंदा, यहाँ पर कितने हिस्सों को रंगीन किया गया है या उसको पुर किया गया है, भर्ती किया गया है लकीरों के साथ। ये है बहुत आसान तरीका, समझे। ये 4/4 1 सालिम, 4/4 1 सालिम, 1 जमा 1 2, 2 सही 1/4, यानी 2 भरपूर रंगीन किए गए मुस्ततिल के हिस्से, और 4 में सिर्फ 1 रंगीन किया गया हिस्सा 1/4। तो 4/4 1, 4/4 1 और 1/4, कुल मिलाकर में जुमला यहाँ पर 9/4 है। आप इसको मुस्ततिल लेकर भी हिस्से कर सकते हैं, दायरा लेकर भी हिस्से कर सकते हैं, या मुसल्लस बनाकर भी इसको हिस्से कर सकते हैं, जैसे आप अपने ख्याल से, अपने तख्लीकी ज़रिए से, अपने तख्लीकी कारनामों से आप कर सकते हैं। देखिए ये था आज के इस वीडियो की गुफ्तगू के कसरों की तफरीक, मुख्तलिफ नसबनुमा, एकसा नसबनुमा और हमा वक्त मुस्बत और मनफी आने पर कसरों का अमल किस तरह किया जाता है। बस इतना कहते हुए मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कमरे जमात का वक्फा यहाँ ना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को गिरां गुजरता है कमरे जमात के वक्फे पे टीचिंग सुनना। इसीलिए बस मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ना, आधा सारा क्यों देखते हो आप क्या करते हैं, चालू करते हैं, उसको ऑन करते हैं, बस थोड़ा सा दिए और क्लिक बंद करके चले गए, वरना इससे आपका कुछ फायदा होगा ना आपको कुछ हासिल होगा, है ना। मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है, बस इतना है कि आप लोग जितना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा वक्फे में देखेंगे, आपके मालूमात में इजाफा होगा। देखिए मुझे बहुत सारे मुतालिबात आते हैं, वो क्या हैं, बास कहते हैं कि हाई स्कूल पर ज़्यादा वीडियो बनाइए, बास कहते हैं कि प्राइमरी पर ज़्यादा बनाएं। मैं एक अपना तवाज़ुन रखा हुआ हूँ, बाज़ाब्ता हाई स्कूल पर भी बना रहा हूँ, प्राइमरी पे भी बना रहा हूँ, साथ ही साथ हमारे अफसरान की और हमारे खैर ख्वाहों की जो ख्वाहिश है कि हम लिसानी ज़बान के अंदर यानी 3 ज़बानों में बनाएं, ट्राइलिंगुअल। तो इस तरीके से कन्नड़ा में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है। बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करते हुए दुआ गो अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, वीडियो देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।